करंट सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त जो खबरें आ रही है उसी के लिहाज से चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ी खबर आई है और वो है एशिया पैसिफिक में अमेरिका की बड़ी मूवमेंट को लेकर। अब एशिया में तैनात 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अगले 50 दिनों तक अमेरिकी विमान वाहकों की तैनाती रहेगी। अब खबर यह है कि जापान के योकोसुका बेस पहुंचा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण तक ये तैनाती रहेगी। बख्शी सर, सवाल आपसे करूंगी इस बारे में, एशिया में अमेरिकी मूवमेंट का मतलब क्या समझा जाए? उससे पहले एक इंफॉर्मेशन रख रही हूं सर, क्योंकि एशिया पैसिफिक में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती को लेकर खबर है और अगले 50 दिनों तक 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ये तैनाती रहेगी। हालांकि योकोसुका बेस में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती हुई है। 9 साल बाद जापान के बेस में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन लौटा है और यूएसएस कार्ल विंसन भी इंडो पैसिफिक के लिए रवाना हो चुका है। हालांकि यूएसएस हैरी ट्रूमन मिडिल ईस्ट में तैनात बताया जा रहा है, जबकि यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। सर, ये अमेरिकी किलेबंदी का मतलब क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन है जी, उसके अंदर वो जो है प्राइमेसी देना चाहते हैं थ्रेट फ्रॉम चाइना। वो कह रहे हैं जो असली लॉन्ग टर्म थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स को वो चाइना की है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और वो बड़ी तेजी से अपने आर्म्ड फोर्सेस खासकर नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आपको याद होगा प्रेसिडेंट ओबामा के कार्यकाल में हमने पिवट टू एशिया देखा था, पिवट टूवर्ड्स चाइना देखा था। लेकिन जब जॉर्ज बाइडेन साहब आए, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा हूं, तो लोगों ने समझा कि वो युद्ध बंद करना चाहते हैं। लेकिन वो विड्रॉ कर रहे थे क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे यूरोप में रशिया के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध की। उनका तकरीबन मैक्सिमल फोकस जो है पिछले 3 सालों से वो यूक्रेन की तरफ है, यूरोप की तरफ है। तो मतलब जो एंटायर पिवटिंग हुई थी टुवर्ड्स एशिया, दैट हैज बीन अनडन। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं रूस को इतना प्राइमरी थ्रेट नहीं मानता और मैं आईड लाइक टू पिवट बैक टू एशिया। ये भारत के लिए भी अच्छा है। वी टेंड टू एग्री, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने बड़ा क्लियर कह दिया था अमेरिकन्स को कि इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन मोर देन 1 मेजर एशियन पावर एट ए टाइम। मतलब रूस और चीन को दोनों को आड़े हाथ लेना इकट्ठा इज स्ट्रेटेजिक फूलिशनेस। ठीक है, ये बाइडेन साहब ने की थी। हाँ। और वो तो हमारे खिलाफ भी काफी एक्शन लेने शुरू हो गए थे, कू इन बांग्लादेश और खालिस्तानियों को सपोर्ट और सेंट मार्टिन आइलैंड और हमारे जेट इंजिन्स को ना देना इत्यादि इत्यादि। सो मतलब वो जो थी वो देयर वाज अ क्लियर मिसमैच between American capabilities and American commitments. So is the reason I wanted to understand कि अमेरिका की एशिया पैसिफिक में इस मूवमेंट का मतलब क्या समझा जाए। लेकिन एक और खबर है सर, अब ये रूस के कुर्स्क में अमेरिकी मिसाइल से अटैक को लेकर खबर आई है और ये कुर्स्क में ATACMS मिसाइल से हमला है। कुर्स्क में दागी गई 5 अमेरिकी मिसाइलें, रिपोर्ट दावा कर रही है, जहां अमेरिका ने यूक्रेन को दी 5 ATACMS मिसाइलें। हालांकि इस वॉर फ्रंट से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करने से पहले देख लीजिए किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक का अलार्म, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुतिन की और शुनिक है तैयार। अब फिलहाल जानिए कैसे इस वक्त खबर यह है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा और ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले में रूसी जनरल की मौत को लेकर खबर है। ब्रिटिश मिसाइल से हमले में सैकड़ों नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत का भी दावा। आपको बता दें इस हमले में 500 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी डेली मिरर का यह बहुत बड़ा दावा है, जहां 20 नवंबर को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ था और इसी हमले को देखते हुए अब ये खबर और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें दावा ये कि इस हमले में 500 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। वहीं खबर ये कि ब्रिटिश मिसाइल से हमले में सैकड़ों नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत और
इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले में रूसी जनरल ने भी जान गंवाई है। और अब खबर यह कि किस तरीके से रूस पर फ्रांस की लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होगा और फ्रांस ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल से रूस पर हमले को हरी झंडी दे दी है। अब फ्रांस के विदेश मंत्री की रूस को क्या ये चेतावनी है, क्योंकि रूस पर हमले की कोई रेड लाइन नहीं है, ये बात अब फ्रांस कह रहा है। जल्द 12 से ज्यादा स्कैल्प यूक्रेन को फ्रांस देगा। सिंह सर, अब ये भी और एस्केलेट होगा, जहां ये बात तो पुतिन बार बार दोहराते आए हैं कि अगर यहां इस लेवल पर आकर आपने यूक्रेन की मदद और उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा किया तो सीधे तौर पर माना जाएगा कि आप भी युद्ध का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी ये जो एस्केलेशन लैडर है, उस लैडर के ऊपर मिसाइल जो हैं वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, वो यूज की जा रही हैं। जैसे कि मैं समझता हूं कि ये यूके की जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ हमला किया है और फिर 5 ATACMS अमेरिकन मिसाइल्स का और अभी स्कैल्प की बात चल रही है, तो इससे तो मुझे लगता है कि अभी ये जो युद्ध है वो मिसाइलों के ऊपर चला जाएगा और भी लॉन्ग रेंज। अगर ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे यूके, फ्रांस या नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका उनके साथ मिलकर लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करता है, मिसाइल यूज करता है, और वो रशिया के जो इंटीरियर, जो उसके दूर दराज इलाके हैं, उनके ऊपर, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और बेसिस के ऊपर अटैक करता है, तो फिर जैसे पुतिन साहब ने ICM को यूज किया तो फिर ICM ही चलेंगी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक जो है मोड़ आ चुका है इस लड़ाई के अंदर, और ये ऐसे लग रहा है कि अभी न्यूक्लियर वॉर की जो बात चल रही है ये इमिनेंट हो रही है। ये मतलब कि किसी टाइम भी भड़क सकती है, क्योंकि अभी अमेरिका ने भी सोच लिया है कि वो यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स जहां वहां पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रख देगा। तो इससे तो एक साफ नजर आना शुरू हो चुका है कि ये अभी तीसरे युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो भी ये युद्ध है, और बहुत ही हम नाजुक टाइम से गुजर रहे हैं। किसी टाइम भी ये भड़क सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, स्पाइरल आउट हो सकता है, क्योंकि पुतिन साहब बहुत खिजे हुए हैं। उनको बड़ा इस बात के ऊपर गुस्सा है, आप समझिए काफी इरिटेट हो चुके हैं वो भी, क्योंकि उनकी भी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने भी काफी कोशिश की। जी हाँ।